नमस्कार दोस्तों साथियों। देखिए, 8वां कक्षा में विज्ञान में एक चैप्टर का नाम है फसल। हम लोग सभी को पता है कि फसल के लिए खेती किस प्रकार करते हैं, उसी पर आते हैं और उसका क्वेश्चन आंसर हम लोग देखते हैं समझते हुए। जैसे पहला क्वेश्चन इसमें से आपको पूछेगा कि फसल किसे कहते हैं। तो देखिए, जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर नियमित रूप से उगाए जाते हैं तो इसे फसल कहते हैं। जैसे मकई, गन्ना, आलू, गेहूँ, सोयाबीन, मूंगफली आदि। जैसे एक कोई बड़ा सा खेत है, उसमें हम लोग गेहूँ लगाते हैं, मकई लगाते हैं, गन्ना लगाते हैं, आलू लगाते हैं। बड़े पैमाने पर उसकी खेती होती है तो उसको फसल कहा जाता है। ये आप लोग समझ में रहे होंगे कि फसल क्या है। मतलब एक ही किस्म का पौधा होना चाहिए एक स्थान पर। दूसरा क्वेश्चन है कि मौसम के अनुसार फसल कितने प्रकार के होते हैं। तो मौसम के अनुसार फसल तीन प्रकार के होते हैं, 3 भागों में बांटा गया है। खरीफ फसल, रबी फसल और जायद फसल। खरीफ फसल, रबी फसल और जायद फसल। 1-2 बार वीडियो को देखिएगा तो याद हो जाएगा आपको। और तीसरा क्वेश्चन है, खरीफ फसल किसे कहते हैं। खरीफ फसल किसे कहते हैं ज़रा समझिए। मतलब मुख्य बात यह है कि जो फसल वर्षा ऋतु में बोया जाता है और उसको शीत ऋतु में काट लेते हैं तो वो अक्सर खरीफ फसल कहलाता है। जैसे देखिए क्या लिखे हम लोग, वह फसल जिसे वर्षा ऋतु जून जुलाई में बोया जाता है तथा फसल की कटाई अक्टूबर दिसंबर तक होती है, ऐसे फसलों को खरीफ फसल कहा जाता है। जैसे सोयाबीन, धान, कपास, मूंगफली आदि, ये सब आपका खरीफ फसल है। चौथा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। रबी फसल किसे कहते हैं। तो रबी फसल का मतलब हुआ जिसको शीत ऋतु में बोते हैं और फरवरी मार्च में काट लेते हैं। तो वह फसल जिसे शीत ऋतु में बोया जाता है तथा मार्च में काट ली जाती है उसे रबी फसल कहा जाता है। जैसे गेहूँ, चना, मटर, सरसों, अलसी इत्यादि है। अब आते हैं जायद फसल किसे कहते हैं, ज़रा इसको भी देखिए। जायद फसलों को ग्रीष्म ऋतु में लगाया जाता है और इनकी बुआई मार्च से जून के माह के बीच गर्मी के मौसम में की जाती है और दलहनी फसलें इसमें आता है। सब्जियां भी इसी में आता है। इसको समझिए ज़रा। जैसे आपका लगाई जाती है, जैसे कि तरबूज, खरबूजा, खीरा, ककड़ी, ये सब आपका आता है जायद फसल। कौन फसल, जायद फसल। आगे देखते हैं, हार्टिकल्चर किसे कहते हैं। किसी खेत में फूलों, फलों एवं सब्जियों को बड़े पैमाने पर उत्पादन करते हैं तो उसको हार्टिकल्चर कहा जाता है। जैसे कि आजकल बहुत सारे लोग धान और गेहूँ से उब चुके हैं तो अपने खेतों में सब्जियों को लगाते हैं। गेंदा फूल, गुलाब की फूल की खेती होती है, इनमें अच्छा खासा इनका इनकम भी होता है। तो ऐसे फसलों को हम लोग हार्टिकल्चर में रखा जाता है उसको। अब पोषक तत्व किसे कहते ज़रा समझिए। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण पोषक तत्व कहलाते हैं। ये सब जो है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण तथा ये लवण जो है पोषक तत्व कहलाते हैं। ये हमारे शरीर को ज़रूरत होता है, पेड़ पौधे को भी ज़रूरत होती है। अब आते हैं, कार्बोहाइड्रेट प्रदान करने वाली फसलों के नाम बताइए। वह फसल जो हमको कार्बोहाइड्रेट देता है। तो कार्बोहाइड्रेट प्रदान करने वाली प्रमुख फसलों में चावल, खास तौर पर मुख्य रूप से चावल आता है। उसमें गेहूँ, मक्का, ज्वार तथा बाजरा है। इन्हें अनाज या धान्य फसल भी कहा जाता है। ये मनुष्य के भोजन का प्रमुख उदाहरण है। आदमी मुख्य रूप से या तो चावल या तो रोटी, दो में से कुछ खाता है। तो ये फसल जो है आपका कार्बोहाइड्रेट देता है। आगे देखिए, प्रोटीन प्रदान करने वाली फसलों के नाम बताएं अगर आपको पूछता है तो। प्रोटीन मतलब प्रोटीन से ही हमारे शरीर का निर्माण होता है, तो प्रोटीन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। प्रोटीन से एमिनो अम्ल बनता है और एमिनो अम्ल से कोशिका ऊतक वगैरह का निर्माण होता है। तो पूरी तरह से बोल सकते हैं कि शरीर का निर्माण प्रोटीन ही करता है। अब प्रोटीन का पाचन ही थोड़ा सा ज़्यादा जटिल होता है। सोयाबीन, चना, मसूर, अरहर, मटर आदि फसल प्रोटीन के मुख्य स्रोत हैं।
इन फसलों को दलहन फसल भी कहा जाता है। इनसे हमें दाल की प्राप्ति होती है। ये हमारा क्वेश्चन था। अब कुछ कुछ फसल ऐसे हैं, जैसे आपका क्वेश्चन है वसा प्रदान करने वाले फसलों के नाम बताएं। तो बहुत ऐसे फसल है जो वसा प्रदान करते हैं, जैसे हम लोग वसा के लिए मांस, मछली, अंडा, दूध ये सब खाते हैं। तो बहुत सारा आदमी ऐसा शाकाहारी है जो मीट मछली नहीं खाता है, अंडा नहीं खाता है, दूध नहीं खाता है। उनको वसा फसल से कैसे मिलेगा शाकाहारी लोगों को, ये जानिए जरा हम लोग देखते हैं। तो वसा प्रदान करने वाले फसलों में सरसों, मूंगफली, सूर्यमुखी, तीसी, तिल आदि फसलों से वसा या तेल की प्राप्ति होती है। इस कारण इन फसलों को तेल वाले बीजों की फसल कहते हैं। इन बीजों से वसा या तेल प्राप्त होता है, इसे तिलहन फसल भी कहते हैं। ये सब जो है आपका वसा देने वाला फसल है। आगे देखिए, खनिज तथा खनिज लवणों की प्राप्ति हमें कहाँ से होती है। जैसे हम लोग विटामिन तथा खनिज लवणों की प्राप्ति हमें कहाँ से होती है। सॉरी, थोड़ा मिस्टेक हो गया। देखिए, हमारे शरीर को कार्बोहाइड्रेट भी चाहिए, प्रोटीन भी चाहिए, वसा भी चाहिए, विटामिन और खनिज लवण भी चाहिए, जो हमारे शरीर के रोगों से लड़ते रहता है। विटामिन का मुख्य काम है बीमारियों से लड़ना। तो विटामिन तथा खनिज लवणों की प्राप्ति मुख्यतः सब्जियों तथा फलों से होती है। विटामिन का और दूसरा कोई काम नहीं है। विटामिन का काम होता है रोगों से बचाना। अब आइए, चारा फसल किसे कहते हैं। चारा फसल व रेशेदार फसलों जैसे कि जई है, सूडान है, घास है, बरसीम है आदि को जानवरों के चारे के लिए लगाया जाता है। इन फसलों को चारा फसल कहते हैं। इनको हम लोग लगाते हैं ताकि गाय बकरी सब खाए और उनका पालन पोषण करना बड़ा आसान हो जाए, इसे चारा फसल कहते हैं। अब रेशेदार फसल किसे कहते हैं, ज़रा समझिए। रेशेदार फसल किसे कहते हैं। कुछ फसलें जैसे जूट, कपास को जूट एवं कपास से होगा यहाँ पर से रेशे की प्राप्ति के लिए लगाया जाता है, या तो को रेशे की प्राप्ति के लिए लगाया जाता है। तो यहाँ तक लगभग ठीक ही लिखा है। कुछ फसलों जैसे कि जूट एवं कपास को रेशे की प्राप्ति के लिए लगाया जाता है। इन फसलों को रेशेदार फसल कहा जाता है। अब आगे आते हैं, कृषि पद्धति क्या है, खेती करने के लिए हम लोग क्या क्या काम करते हैं। तो निम्नलिखित पद्धति है, उसमें ज़रा देखिए, बोलता है निम्नलिखित कृषि पद्धतियों द्वारा फसल की पैदावार की प्राप्ति की जाती है। सबसे पहले खेती करने के लिए किसान को मिट्टी की तैयारी करनी पड़ती है। दूसरा है बुआई करना होता है। तीसरा है सिंचाई पानी वगैरह डालने की व्यवस्था करनी पड़ती है। उसके बाद हम लोग देखते हैं खरपतवार से सुरक्षा, घास से सुरक्षा के लिए भी हमको उसका इंतजाम करना पड़ता है। खाद एवं उर्वरक भी टाइम पर देना होता है। अब कटाई भी करते हैं और उसका भंडारण, उसको पीटते हैं, दाने को भूसे को अलग करते हैं, ये काम हमको करना पड़ता है। अब अगर आपसे पूछ दे भारत कैसा देश है, तो भारत एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ की आबादी का 70% भाग कृषि एवं पशुपालन पर ही निर्भर है। आज भी ये बात सही है। 70% लोग यहाँ की कुल आबादी का कृषि एवं पशुपालन पर निर्भर करता है। अब अगर अगला क्वेश्चन आपसे पूछ दे 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की कुल आबादी कितनी है, तो विश्व के जनसंख्या के अनुसार कितना प्रतिशत है, ये भी पूछ सकता है आपसे। तो देखिए, 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या 121 करोड़ लगभग है, और अब वर्तमान में लगभग 130 करोड़ वर्तमान की जनसंख्या है। ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि भारत 1 नंबर में जनसंख्या के मामले में आ जाएगा। 2011 के अनुसार विश्व की जनसंख्या का 17.5% सिर्फ भारत में है। पूरे वर्ल्ड में 7 अरब 40 करोड़ की लगभग आबादी है, और भारत में ही लगभग 130 करोड़ है। भारत और चीन को मिला दिया जाए तो लगभग 3 अरब है जनसंख्या। जनसंख्या भारत में निवास करते हैं 17.5%। विश्व के क्षेत्रफल का मात्र 2.42% क्षेत्रफल भारत के पास है। वर्ल्ड का लगभग 2.42% भारत के पास है, जो एक चिंता का विषय है कि हमारे पास ज़मीन कम है और आदमी मतलब जनसंख्या बहुत स्पीड से बढ़ रहा है। तो सरकार को इस पर कुछ नियम कानून लागू करना चाहिए जिससे जनसंख्या कंट्रोल में आ जाए। आगे देखते हैं, जुताई किसे कहते हैं। मिट्टी को उलटना, पलटना एवं पोला करने की प्रक्रिया को जुताई कहते हैं।
मिट्टी को उलटना पलटना एवं पोला करने की प्रक्रिया को जुताई कहते हैं। जुताई हल कुदाली से भी की जाती है। कहीं कहीं आप बड़े खेतों में ट्रैक्टर का इस्तेमाल होते हुए देखे होंगे। अब आते हैं किसान का मित्र किसे कहते हैं और क्यों कहते हैं, जरा समझिए। केंचुआ तथा छोटे छोटे सूक्ष्म जीव को किसान का मित्र कहा जाता है। केंचुआ जो है और छोटे छोटे सूक्ष्म जीव है वो किसान का मित्र होता है, क्योंकि वो मिट्टी को खाता है और पचाने के बाद फिर मिट्टी का को ही मल के रूप में निकालता है। वो मिट्टी काफ़ी मुलायम होती है। जिस खेत में केंचुआ ज़्यादा होगा उस खेत में घास का उत्पादन कम होगा, तो वहाँ फसल ज़्यादा होता है। यही कारण है कि केंचुआ को किसान का मित्र कहा जाता है। इसलिए यहाँ लिखें, क्योंकि यह सड़े गले पदार्थों को खाकर खाद्य में परिवर्तित कर देता है। यह मिट्टी को उलट पलट कर पोला बनाने और ह्यूमस बनाते हैं, इसलिए इसको केंचुआ को किसान का मित्र कहा जाता है। देखिए दोस्तों, हल किसे कहते हैं जरा समझिए। जुताई के लिए लकड़ी एवं लोहे के विशेष औजार प्रयोग किए जाते हैं, जिन्हें हल कहते हैं। हल लकड़ी या लोहे का बना होता है। हम लोग पहले भी लकड़ी वाला हल देखे थे, जिसे बैल भैंस ऊंट अथवा ट्रैक्टर से खींचा जाता है। ट्रैक्टर वाला हल बड़ा होता है, उसमें कई ब्लेड रहते हैं। पशु द्वारा खींचे जाने वाले हल में मात्र एक ब्लेड होता है, जबकि ट्रैक्टर वाले हल में अनेक ब्लेड आपस में जुड़े होते हैं। ट्रैक्टर का प्रयोग बड़े कृषि क्षेत्र की जुताई के लिए होता है। बड़े बड़े खेतों में ट्रैक्टर की जुताई होती है, खासतौर पर पंजाब, हरियाणा, ये बड़े राज्यों में। और हमारे झारखंड, उत्तराखंड, ये पहाड़ी इलाकों के लिए बैल वाले हल ही उपयुक्त माने जाते हैं। आगे देखते हैं जुताई के क्या क्या फायदे हैं। जुताई से मिट्टी ढीली तथा भुरभुरी हो जाती है। इससे पौधों की जड़ों को नीचे गहराई तक जाने में आसानी होती है। जुताई करने से मिट्टी की जल धारण क्षमता बढ़ जाती है, ये भी बात सही है। विभिन्न प्रकार के खरपतवार भी जुताई के दौरान जड़ से उखड़ जाते हैं और नष्ट हो जाते हैं। ये सब 3-4 पॉइंट है जो आपको याद रखना है। पाटल क्या है समझिए। जुताई करने के बाद खेतों में मिट्टी के बड़े बड़े ढेले बन जाते हैं, जिन्हें पाटल की सहायता से समतल बनाया जाता है। पाटल लकड़ी या बांस का बना होता है, जिसमें वो ट्रैक्टर के पीछे लटकाया जाता है, जिससे मिट्टी चूर होती है। पहले बैल में बांस का बना होता था, जिसमें आदमी चढ़ते थे और बैलों को खेदते थे। अब आते हैं कृषि औजार क्या है, जरा समझिए। कृषि औजार क्या है। वह औजार जो मिट्टी को उलटने पलटने और भुरभुरा करने तथा खरपतवार निकालने में प्रयोग किया जाता है, उसे कृषि औजार कहते हैं। जैसे हल है, कुदाली है, कल्टीवेटर है, सीड ड्रिल है, खुरपी है, ये सब जो है आपका कृषि औजार कहलाएगा। अब आते हैं कुदाली किसे कहते हैं। कुदाली आप लोग देखे होंगे, घर घर में रहता है। कुदाली एक सरल औजार है जिसका प्रयोग खरपतवार निकालने एवं मिट्टी को पोला करने में किया जाता है। इसमें लकड़ी अथवा लोहे की बैट अथवा हत्ता होती है, जिसमें एक सिरे पर लोहे की चौड़ी एवं मुड़ी प्लेट लगी होती है, जो एक ब्लेड की तरह कार्य करती है। इसको हम लोग कुदाली कहते हैं। अब आते हैं कल्टीवेटर किसे कहते हैं। यह लोहे की बनी होती है, इसमें हल की तरह कई पत्तियां लगी होती है, इसे कल्टीवेटर कहते हैं। इसको ट्रैक्टर में लगाकर खेत की जुताई की जाती है, जिससे समय और श्रम दोनों की बचत होती है। कल्टीवेटर जो है ट्रैक्टर वाला हल होता है और ये जल्दी खेती करने में सक्षम होता है और ये बड़े आसानी से खेत की जुताई करता है। आते हैं बुआई अथवा बीज रोपण किसे कहते हैं। बुआई फसल उत्पादन का सबसे महत्वपूर्ण चरण है। बोने से पहले अच्छी गुणवत्ता वाले बीजों का चयन किया जाता है और बीजों को मिट्टी में बोने की विधि को बुआई अथवा बीज रोपण कहते हैं। हम लोग जब बुआई करते थे पहले अच्छे बीज का चयन करते हैं और उसके बाद खेत में बोते हैं ताकि अच्छा फसल हो। अच्छी किस्म के बीज कैसे होते हैं, ज़रा इसको समझिए। अच्छी किस्म के बीज साफ, स्वच्छ एवं अच्छी गुणवत्ता वाली होती है। जैसे अच्छी किस्म के बीज साफ होंगे, स्वच्छ होंगे और अच्छी गुणवत्ता वाले होंगे ताकि ज़्यादा फसल हो। अब अगला क्वेश्चन है छिटका बुआई किसे कहते हैं।
गीली मिट्टी वाले खेतों में बीजों को हाथ के द्वारा बिखेर दिया जाता है। इस विधि को छिटका बुआई कहते हैं। कहीं कहीं गीली मिट्टी दियारा क्षेत्र में आता है तो उसमें खाली मिट्टी को बराबर करके बुआई कर दी जाती है, उसको छिटका बुआई कहते हैं। मिट्टी के पोषक स्तर को बनाए रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए कि मिट्टी का पोषक स्तर बना रहे और फसल भी ज़्यादा हो? तो मिट्टी के पोषक स्तर को बनाए रखने के लिए हमें गोबर, प्राकृतिक खाद, उर्वरक मिलाना चाहिए। उसमें तो सबसे पहले गोबर मिलाना चाहिए, प्राकृतिक खाद मिलाना चाहिए और उर्वरक मिलाना चाहिए। अब आते हैं खाद एवं उर्वरक किसे कहते हैं। मिट्टी के पोषक स्तर को बनाए रखने के लिए जिन पदार्थों को मिलाया जाता है उसे खाद एवं उर्वरक कहते हैं। मिट्टी के पोषक स्तर को बनाए रखने के लिए जिन पदार्थों को मिलाया जाता है उसे खाद एवं उर्वरक कहते हैं। अब देखिए खाद देना किससे कहते हैं, जरा समझिए। लगातार फसलों के उगने से मिट्टी में कुछ पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। इस कमी को पूरा करने के लिए किसान अपने खेतों में खाद एवं उर्वरक डालते हैं। खाद देना का मतलब हुआ लगातार फसल उगने से मिट्टी में पोषक तत्व तो घटेगा ही और उसकी कमी को खाद से पूरा करते हैं। इसके लिए किसान अपने खेतों में खाद एवं उर्वरक डालते हैं। इस प्रक्रिया को खाद देना कहते हैं। मिट्टी में खाद तथा उर्वरक के प्रयोग से मिट्टी की उर्वरा शक्ति में वृद्धि होती है तथा मिट्टी में पोषक तत्वों की प्राप्ति होती है। आपको याद रखना है कि मिट्टी में खाद तथा उर्वरक का प्रयोग करेंगे तो उसकी उर्वरक शक्ति जो होगा वो बढ़ेगा और फिर से पोषक तत्व उसमें आ जाएगा। अब देखिए ज़्यादा कुछ बचा नहीं है, ज़्यादा क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगर आपको कहा जाए कि खाद क्या है तो खाद एक कार्बनिक पदार्थ है जिसका निर्माण पौधे तथा जंतुओं के अपशिष्टों के अपघटन से होता है। मिट्टी में उपस्थित सूक्ष्म जीव अपशिष्ट पदार्थों का अपघटन कर उसे खाद में बदलते हैं। मिट्टी के अंदर केंचुआ होता है, बहुत सारे कीड़े मकोड़े होते हैं जो सड़े गले पदार्थों को खाते हैं और उसको प्राकृतिक खाद में बदल देते हैं। अब खाद का निर्माण कैसे होता है अगर ये पूछ ले तो फिर हम लोग फंस जाएंगे। तो यहाँ देखिए क्या लिखे हैं। किसान एक गड्ढा खोदकर उसमें पौधों तथा जंतुओं के अपशिष्टों को डाल देते हैं तथा ऊपर से मिट्टी से ढक देते हैं। मिट्टी में उपस्थित सूक्ष्म जीव जैसे केंचुआ, कीड़े मकोड़े उसे कुछ दिनों में अपघटित कर कार्बनिक खाद में बदल देते हैं। इस प्रकार खाद का निर्माण किया जाता है। इसमें बहुत सारे कीड़े मकोड़े केंचुआ आपके मिट्टी में पाए जाते हैं जो उसको खाते हैं और उसको कार्बनिक खाद में बदल देते हैं। अब अगला क्वेश्चन है खाद का मुख्य कार्य क्या है, जरा समझिए। खाद हम लोग खेत में क्यों डालते हैं? तो जुताई के समय खाद में को मिट्टी में मिला दिया जाता है। यह मिट्टी में पोषक तत्वों की वृद्धि के साथ साथ मिट्टी की जल धारण क्षमता को भी बढ़ाता है, हम लोग आगे भी देखे थे, तथा सूक्ष्म जीवों की वृद्धि भी करता है। यह मिट्टी को भुरभुरी तथा रंध्र युक्त बनाता है जिसके कारण गैसों का विनिमय भी आसानी से हो सके, इसलिए खाद का कार्य बहुत इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिए उर्वरक क्या है अगर आपसे पूछे। खाद उर्वरक अलग होता है। उर्वरक एक रासायनिक पदार्थ है जो विशेष पोषक तत्वों जैसे पोटेशियम, फास्फोरस, नाइट्रोजन आदि को खेतों में आसानी से पहुंचाते हैं, जैसे कि यूरिया, अमोनियम सल्फेट, सुपर फास्फेट, पोटास, NPK नाम सुने होंगे, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, उर्वरक आदि, ये सब जो है आपका उर्वरक है। अब आते हैं उर्वरक का निर्माण कैसे होता है और फसलों पर इनका क्या प्रभाव पड़ता है। उर्वरक बहुत सारे लोग बोलते हैं खेतों में खाद डालना चाहिए, उर्वरक नहीं, तो क्यों ऐसा बोलते हैं? देखिए उर्वरक का निर्माण फैक्ट्रियों में होता है। उर्वरक जल में घुलनशील होता है जिसमें यह फसलों की जड़ों द्वारा आसानी से अवशोषित हो जाता है। उर्वरक का भंडारण, परिवहन, फसलों में इसका प्रयोग काफ़ी आसान होता है। ये इनका प्रयोग है और ये आसानी से जाता भी है। उर्वरकों के अधिक उपयोग से खेतों को क्या क्या नुकसान हो सकता है, ज़रा देखिए यहाँ पर क्या क्या नुकसान होगा अगर हम लोग उर्वरक डालते हैं तो। इसका अधिक प्रयोग करने पर खेतों की मिट्टी क्षारीय या अम्लीय हो सकती है जिससे मिट्टी की उर्वरता समाप्त हो सकती है। वर्षा जल के साथ घुलकर कहता है उर्वरक जल स्रोत में जाकर जल को प्रदूषित करते हैं। जैसे पानी खेत में आप खाद डालते हैं, उर्वरक डालते हैं
तो पानी के साथ बहता हुआ नदी में चला जाता है, नाला में चला जाता है, वहाँ बहुत सारी मछलियाँ भी मरती है, पानी भी खराब होता है। प्रदूषित जल प्रदूषित हो जाता है और प्रदूषित जल उपयोग के योग्य नहीं रह जाता है। अतः हमें इनका प्रयोग सावधानी पूर्वक करना चाहिए। ये आज हम लोग पढ़े फसल। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।